हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ग्रैंड वेलकम है। और हम लोग जेट पेपर 1 जिसमें हम लोग यूनिट 1 स्टार्ट कर चुके हैं। और कल हमने इसका सिलेबस आपको बताया था कि कौन कौन सा टॉपिक आपको करना है ना, कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। और आज हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे और पहला क्लास रहेगा, इस प्रकार से कह सकते हैं ये पहला क्लास रहेगा सिलेबस के बाद कि हमें पहला टॉपिक को आज जो टच करने वाले हैं वो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे। कॉन्सेप्ट समझेंगे, आपका सिलेबस में सबसे पहले क्या है, कॉन्सेप्ट, डिफिनेशन, उसको समझेंगे। दूसरा जो पार्ट रहेगा है ना, उसमें लेवल ऑफ टीचिंग से है, उसमें 3 लेवल्स है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिंग लेवल। तो हम लोग मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को आज देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को बता दें कि जेपीएससी ने अपना एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है और 29 मार्च को आपका जेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का आपका एग्जाम होने वाला है। तो जो भी बच्चे एग्जाम फाइटर नंबर के साथ जुड़े हैं, आप कंफर्म रहे, आपका सिलेबस हम फरवरी में कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। फरवरी यानी 28 फरवरी तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और मार्च में सिर्फ प्रैक्टिस सेट बनाएंगे, ठीक है। मार्च पूरा प्रैक्टिस सेट के लिए रहेगा, यानी आप एग्जाम के पहले एग्जाम दे चुके होंगे हमारे साथ। रोज आपका एग्जाम होगा, एग्जाम हॉल में जब आप 29 मार्च को बैठेंगे आपको कुछ अलग फील नहीं होगा, है ना, कुछ अलग क्वेश्चन आपको नजर नहीं आएगा, वही क्वेश्चन वही माहौल आपको मिलेगा। तो प्रैक्टिस सेट से जरूर जुड़िएगा और जो क्लासेस से नहीं जुड़े हैं वो सब भी जुड़ना आरंभ कर दीजिए। तो चलिए आज हमारा टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड। 2 शब्दों से बना है, एक टीचिंग दूसरा एप्टीट्यूड, ठीक है। तो दोनों अलग अलग चीजें, दोनों को समझिए, ठीक है। और एप्टीट्यूड यानी टीचिंग का मतलब क्या हो गया, शिक्षण, और एप्टीट्यूड का मतलब क्या हो गया, अभिरुचि। तो शिक्षण अभिरुचि पूरा अर्थ हो गया। टीचिंग यानी हम किसी को जो ज्ञान देते हैं ना, जब आप कुछ कोई चीज सीखते हैं, है ना, कोई चीज आप जानकारी प्राप्त करते हैं, वो क्या है, शिक्षण है। जो दे रहा है वो टीचर और जो ज्ञान कर रहा है वो क्या है, लर्नर है। तो उसको हम लोग शिक्षण करते हैं। कुछ भी आप कोई स्किल सीख रहे हैं या कोई नॉलेज सीख रहे हैं, ये आप हो गया शिक्षण। और अभिरुचि एप्टीट्यूड, इसका मतलब हो गया क्षमता। जो टीचर आपको दे रहा है उसमें बताने की जो एबिलिटी है ना, समझाने की जो एबिलिटी है, समझाने का जो कला है। मान लीजिए आपके घर में आपके सीनियर्स हैं, है ना, भैया है ना, आपने पापा से बात करते हैं, उनके पास नॉलेज है, ठीक है, वो आपको बता रहा है, ठीक है, आप समझ रहे हैं, यानी शिक्षण का काम वहां पे चल रहा है। लेकिन कभी कभी होता है क्या, किसी इंसान के अंदर नॉलेज है लेकिन वो डेलीवर नहीं कर पाता, सामने वाले बच्चे को समझा नहीं पाता है, ठीक है। या आपके दोस्त में ही वो किसी चीज को बताना चाहता है, एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो अगर जो आपको समझा दिया, यानी उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड है, बताने की, पढ़ाने की क्षमता, शॉर्टकट में से पढ़ाने की जो क्षमता है ना, जो टेक्निक है, जो जो उसका ट्रिक है पढ़ाने का, वही है टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। आपको समझा दिया तो वो टीचर में टीचिंग एप्टीट्यूड है, आप समझ गए। उसके अंदर बहुत सारा ज्ञान है लेकिन आपको समझा नहीं पाया, बेस्ट वे नहीं है समझाने का, तो फिर वो कह सकते हैं उसके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं है। ये सिलेबस में इसलिए डाला है क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे तो आपके अंदर चीजों को डिलीवर करने का क्षमता होना चाहिए, ठीक है, यानी आपका एप्टीट्यूड होना चाहिए, ठीक है, अभिरुचि होनी चाहिए और आप चीजों को इंटरेस्ट के साथ, है ना, आपका इंटरेस्ट भी हो, है ना, सिर्फ प्रोफेशन के दृष्टिकोण से नहीं, आपका उस चीज में इंटरेस्ट भी हो। जैसे कि अगर हम लोग आज असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, ये आपका अंदर का अभिरुचि हो, तभी आपका टीचिंग एप्टीट्यूड निखर कर आएगा, तभी आपका शिक्षण का जो अभी क्षमता है वो सामने आएगा। ये इंटरेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो एक एक चीजों को हम लोग देखते जाएंगे और जो मेन की पॉइंट है उसको भी देखेंगे, ठीक है। मीनिंग को अगर देखेंगे तो टीचिंग एप्टीट्यूड मीन्स द एबिलिटी, इन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर दूंगा मैं, इसको देखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड मीन्स द एबिलिटी, ये की पॉइंट है ना, एबिलिटी होना चाहिए टीचर्स में। दूसरा इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट भी होना चाहिए। एंड स्किल, स्किल ऑफ टीचर टू टीच स्टूडेंट इफेक्टिव। टीचर में क्या क्या होना चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए और स्किल होना चाहिए। किस चीज के लिए, कि वह बच्चे को टीच कर सके प्रभावशाली तरीके से। ये इसका शॉर्ट में कह सकते हैं डिफिनेशन, इसको हम मान सकते हैं। इसके अलावा अगर इसको हम और ज्यादा अलग अलग शब्दों में देखेंगे तो बहुत सारे डिफिनेशन मिल जाएगा।
अगर इसको और देखें और अच्छे से देखें, और जो भी मैं अंडरलाइन करूंगा वहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है, ठीक है, उसको देख लेना है। इट शोज हाउ वेल ए पर्सन कैन टीच, गाइड एंड मोटिवेट लर्नर। जो लर्नर्स होते हैं यानी जो स्टूडेंट है उसको हम लोग लर्नर्स कहते हैं, वो सीखते हैं, सीखने वाले को। यानी इट शोज हाउ वेल ए पर्सन कैन टीच, एक व्यक्ति कितना अच्छे तरीके से टीच कर सकता है, पढ़ा सकता है, गाइड कर सकता है। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ किताबी चीज आपको पढ़ा रहा है, वो सही गाइड कर रहा है। मान लीजिए आपने किसी से रास्ता पूछा कि भाई साहब मुझे यहाँ पे जाना है, वहां का आदमी है, कैसे जाएंगे। आप दो लोगों से पूछिएगा, कोई व्यक्ति इतने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देगा, आप वहां आसानी से पहुंच जाएंगे। कोई व्यक्ति ढंग से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, आप उनके बातों से आप समझ नहीं पाइएगा, कंफ्यूज होइएगा। वो क्या हुआ, गाइड कर रहा है लेकिन वो सही तरीके से गाइड नहीं कर पाया है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा मिला जो इस तरीके से बता दिया आपको, है ना, इस तरीके से आपको समझा दिया, आप डेस्टिनेशन पर बिल्कुल सही तरीके से पहुंच गए, जहां आपको पहुंचना था पहुंच गए। मोटिवेशन, ठीक है, यानी मोटिवेट वो करता है, ठीक है, मोटिवेट भी करता है लर्नर्स को। यानी शिक्षण अभिरुचि यानी टीचिंग एप्टीट्यूड का अर्थ को अगर हम समझें इस प्रकार से कह सकते हैं, किसी व्यक्ति की शिक्षण करने की क्षमता, रुचि और कौशल ही किसी व्यक्ति की शिक्षण करने की क्षमता, रुचि और कौशल, यही है टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि इसको कहते हैं, ठीक है। अगर इसको और भी सिंपल डेफिनेशंस में देखेंगे तो डेफिनेशंस को इस प्रकार भी हम लोग समझ सकते हैं डिटेल में, और थोड़ा डिटेल में। और यानी टीचिंग एप्टीट्यूड इज द नेचुरल एबिलिटी। अगर कोई टीचर है और उसमें अगर ये नेचुरल है, ठीक है, ये नेचुरल है उसके अंदर, ये नेचुरल होना चाहिए। उसके बाद एन इंटरेस्ट ऑफ ए टीचर, उसका नेचुरल एबिलिटी हो, उसका इंटरेस्ट हो, ठीक है, कि प्लान करे, ऑर्गेनाइज करे, कंडक्ट टीचिंग को इफेक्टिवली। यानी टीचिंग एप्टीट्यूड इज द नेचुरल एबिलिटी एंड इंटरेस्ट ऑफ ए टीचर टू प्लान, ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट टीचिंग इफेक्टिवली। यानी उसका ये नेचुरल एबिलिटी हो और उसमें इंटरेस्ट हो, ताकि वो वेल प्लान तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से टीचिंग को कंडक्ट कर सके। यानी टीचिंग एप्टीट्यूड हमें यह बताता है कि शिक्षक कितनी अच्छी तरह पढ़ा सकता है। टीचिंग एप्टीट्यूड यही बताता है कि एक टीचर हमें कितने अच्छे तरीके से पढ़ा सकता है। अगर टीचिंग एप्टीट्यूड आपका अच्छा है तो वो आप अच्छे टीचर हैं। अगर आपके अंदर नॉलेज है बस टीचिंग एप्टीट्यूड आपके अंदर नहीं है, शिक्षण अभिरुचि नहीं है, शिक्षण अभिक्षमता नहीं है, तो फिर आप अच्छा टीचर नहीं बन सकते हैं। यानी शिक्षण अभिरुचि वह क्षमता है, एबिलिटी है। शिक्षण अभिरुचि क्या, वह क्षमता है जिससे वह शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से संचालित कर सके। टीचर शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली ढंग से संचालित कर सके, क्लास को मैनेज कर सके, ठीक है। क्लास में मैनेज करना भी एक बड़ा चुनौती है। मान लीजिए 1000 बच्चे आपके पास पढ़ रहे हैं, उसको मैनेज करके रखना भी एक बड़ा चुनौती होता है, ठीक है। अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड के मुख्य तत्व को देखेंगे, क्या क्या होने चाहिए उसमें, जो जरूरी है एक टीचर के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड में, उस पॉइंट को हम लोग नोट आउट करते हैं, ठीक है। पहला क्या चाहिए, टीचिंग एबिलिटी, उसमें पढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है, पढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरा कम्युनिकेशन स्किल, उसका जो कम्युनिकेशन स्किल हो बच्चों के साथ वो शानदार हो, स्पष्ट बोलने की क्षमता हो, बच्चे समझ पाए उसके लैंग्वेज को, साफ साफ बोले वो, ठीक है। सब्जेक्ट पे उनकी पकड़ हो, जो सब्जेक्ट वो पढ़ाए उस विषय का उसे ज्ञान हो, सब्जेक्ट नॉलेज हो। स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग, यानी उसे छात्रों की भी समझ हो, ठीक है, छात्रों की भी समझ हो। ये नहीं कि आप सभी को एक तरीके से पढ़ा सकते हैं। स्टूडेंट्स के आई को देख के, उसके आंख को देख के आपको समझ जाना चाहिए ये समझ नहीं पा रहा है, ठीक है, वो शर्मा रहा है बोलने में, उसके लिए आपको अलग उपाय करना होगा। यानी आपको अपने स्टूडेंट की समझ भी होनी चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ ऑफलाइन ऑलवेज बेटर होता है। वहां आप अपने स्टूडेंट को क्लासरूम में देख रहे होते हैं ना, आप एक पर्सन टू पर्सन वहां पे आप गाइड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स का अंडरस्टैंडिंग को आप समझ सकते हैं, यानी छात्रों का समझ भी उसके अंदर होना चाहिए। सबको आप एक तरीके से नहीं कर सकते। इसके अलावा आपको बीच बीच में बच्चों को मोटिवेशन भी करना होगा। अगर बच्चे को नहीं समझ आ रहा है, आप 2 बार समझाए फिर भी नहीं समझा, तो कुछ बच्चे होते हैं कि उन्हें खराब लगता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं कमजोर हूँ। नहीं, उसको मोटिवेट करने की काफी कैपेसिटी, उनका वो क्षमता टीचर होना चाहिए, बच्चे मोटिवेट रहे, ठीक है।
यानी मोटिवेशन का भी एबिलिटी टीचर में होना चाहिए कि बच्चे को मोटिवेट कैसे करना है। क्लासरूम का मैनेजमेंट, कक्षा को इस प्रकार नियंत्रित करना है कि सभी का अटेंशन क्लास की ओर बना रहे। क्लासरूम का मैनेजमेंट सही होना चाहिए, कक्षा का जो क्लासरूम का मैनेजमेंट है वो भी करने का एबिलिटी होना चाहिए। ये सब इसके की पॉइंट है। टीचिंग एप्टीट्यूड अगर किसी में है तो ये सारी चीज उसके अंदर रहना चाहिए। इसको मैं एक बार एक साथ सबको दिखाना चाहूंगा। ये सभी एक साथ देख लीजिए, ये इनके की पॉइंट है। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड अगर किसी में आपको ये सारी चीजें उसमें है टीचर, तो टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छा है। टीचिंग एबिलिटी हो, कम्युनिकेशन स्किल बेटर हो, सब्जेक्ट का नॉलेज तो हो ही हो, स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग हो, उसके अंदर मोटिवेशन हो, वो मोटिवेट कर सके, क्लासरूम का मैनेजमेंट अच्छा हो, ये सभी उनके की पॉइंट्स होते हैं। अगर हम इनके नेचर को देखेंगे, नेचर ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड, तो इसके नेचर को हम समझते हैं। नेचर क्या होता है? टीचर ओरिएंटेड। इसका नेचर क्या होता है? टीचर ओरिएंटेड होता है। पढ़ाना टीचर को है तो वो टीचर के अकॉर्डिंग ही क्लास ऑर्गेनाइज होगा, तो टीचर ओरिएंटेड है। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, लेकिन हमारा पढ़ाने का जो तरीका है टीचर ओरिएंटेड क्लास हो सकता है, लेकिन जब आपके पास स्टूडेंट आ गया तो आपको उसे लर्नर सेंटर्ड अप्रोच के साथ पढ़ाना होगा। स्टूडेंट को किस भाषा में समझ में आ रहा है, किस तरीके से उसे समझ में आ रहा है, तो यानी हमें जो पढ़ाने का तरीका लर्नर सेंटर्ड अप्रोच अपनाना होगा। स्किल बेस्ड है ना, पढ़ाना होगा, कुछ स्किल आपके अंदर होनी चाहिए ताकि बच्चे जल्दी इजी वे से समझ गए। इंप्रूव विथ ट्रेनिंग, इसके बाद इसका और एक प्रकृति है, हमें अपने स्किल को और ज्यादा बेटर करने के लिए बीच बीच में ट्रेनिंग भी होना चाहिए। ये टीचिंग एप्टीट्यूड का नेचर है। ये फोर इसके कह सकते हैं, फोर नेचर्स होते हैं, प्रकृति है टीचिंग एप्टीट्यूड का। टीचर ओरिएंटेड, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, स्किल बेस्ड, इंप्रूव विथ ट्रेनिंग। ये नहीं कि हम बहुत ज्ञानी है, हमको ट्रेनिंग का जरूरत नहीं है, आप कुछ सीख लीजिए, नहीं। ज्ञान कभी भी संपूर्ण नहीं होता है। कोई नहीं कह सकता मेरा हम ज्ञान से बहुत बड़ा ज्ञानवान, हमको कुछ नहीं चाहिए एक्स्ट्रा, हमको कुछ नहीं सीखना है। ठीक है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके अंदर सीखने की ललक होना चाहिए। कहता है कि वही टीचर अच्छा है जो सबसे अच्छा स्टूडेंट है, जो सबसे बड़ा स्टूडेंट है वही सबसे अच्छा टीचर है। अगर आपके अंदर स्टूडेंट बनने का गुण हमेशा है तो ही आप अच्छे टीचर बन सकते हैं। अगर आपको लगता है हम बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, हमको सारा नॉलेज है, तो फिर अच्छा प्रोफेसर आप नहीं है, ये जान लीजिए। ठीक है, तो अच्छा स्टूडेंट आपको अच्छी चीजों को देखने के लिए, अच्छी चीजों को समझने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टीचिंग एप्टीट्यूड का ऑब्जेक्टिव होता है कि इफेक्टिव टीचिंग हो। पहला, अगर आपके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छा है तो टीचिंग क्या होगा? इफेक्टिव होगा, प्रभावशाली होगा। बेटर लर्निंग आउटकम आएगा, आप जो पढ़ाते हैं ना उसका आउटकम आएगा, बच्चे उसको जल्दी समझेंगे, स्टूडेंट का डेवलपमेंट होगा। जब बच्चे उसको सही से समझेंगे, आउटकम सही रहेगा, तो ओवरऑल डेवलपमेंट होगा ही। क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन लर्निंग, ठीक है, यानी अब बच्चे जब समझ जाएंगे कुछ एक्स्ट्रा सोचेंगे इधर उधर का। आप अगर चीजों को अच्छे से समझ गए, ठीक है, अगर 2 + 3 = 5 होता है तो 3 + 2 = भी 5 होगा। वो थोड़ा ऐसा एक्सप्लेन करेगा, ठीक है, एक्सप्लेन करेगा चीजों को आगे से पीछे से, है ना, उनको थोड़ा बदल बदल कर वो उसको एक्सपेरिमेंट करेगा चीजों को। अगर आप मैथ किसी को बता दिए एक तरीके से, किसी चीज को आप प्रूव कर दिए, है ना, तो बाद में अलग तरीके से भी उसको प्रूव करने का प्रयास करेगा, उसी मैथ को अलग तरीके से बनाने का भी प्रयास करेगा। यानी कब? जब उसका लर्निंग आउटकम अच्छा रहेगा, स्टूडेंट का डेवलपमेंट अच्छा होगा, तो उसमें ये वाला चीज आएगा, क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन लर्निंग। वो लास्ट में इस लेवल तक पहुंच जाएगा, और इस लेवल तक जब पहुंच गया तो जिसको कह सकते हैं पिक, है ना, ये पिक पोजीशन, ये होता है जो ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। ये सारी चीजें मिलनी चाहिए, ठीक है। अगर हम देखेंगे कीवर्ड, अगर टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ कीवर्ड को देखेंगे तो उसको कीवर्ड को भी हम इस 5 पॉइंट्स में देख सकते हैं। कीवर्ड को क्या क्या चीज होता है टीचिंग एप्टीट्यूड में? एबिलिटी टू टीच, इसको ना कि हमने पहले देखा है, ये सारी चीजें होती है फीचर्स में, विशेषता में। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि कीवर्ड्स जो कि आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। एबिलिटी टू टीच, टीचिंग स्किल्स होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, क्लासरूम इंटरेक्शन यानी मैनेजमेंट जो हुआ, लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग, ये सभी जो 5 यहाँ पे चीजें हैं वो टीचिंग एप्टीट्यूड का की पॉइंट है। अगर की पॉइंट्स यानी किसी के टीचिंग एप्टीट्यूड को जज करना है, उसको क्या चेक करना है? एबिलिटी ऑफ टीच, पढ़ाने की क्षमता को देखिए, टीचिंग का स्किल, पढ़ाने का जो तरीका है उसको देखिए, मोटिवेट कर पाता कि नहीं बच्चे को वो देखिए, क्लासरूम में किस प्रकार बच्चों से इंटरेक्शन उसका होता है ना, आई कांटेक्ट कैसा रहता है उसको देखना है,
लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग, यानी जो सीखने वाले हैं उसको कितना अच्छे से वो अंडरस्टैंड करता है, या सभी को एक ही तरीके से टीच करता नहीं, सबका अलग अलग लेवल होता है, उसके अनुसार उसको करना है। ठीक है, अगर हम वन लाइन में कर सकते हैं हम इसको टीचिंग एप्टीट्यूड को, अगर हम बिल्कुल वन लाइन में समझेंगे। अब हम लोग वन लाइन में इसको बता दें टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में, सिर्फ एक लाइन में। टीचिंग एप्टीट्यूड रेफर्स टू द एबिलिटी, टीचिंग एप्टीट्यूड refers to the ability, interest and skill of a teacher to make teaching effective। ये तीन चीजें याद रखिएगा, ability, interest and skill of a teacher to make teaching effective। ये जो 3 पॉइंट्स हैं, ये आपके की पॉइंट्स है टीचिंग एप्टीट्यूड का। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। इसे पूछा निम्नलिखित में से कौन सा टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिवृत्ति का अंग नहीं है। जिस भी आपका एमसीक्यू का जिस भी ऑप्शन में आप एबिलिटी देख लीजिएगा, है ना, इंटरेस्ट देख लीजिएगा, स्किल्स देख लीजिएगा, वो तो सही होगा। जिसमें ये चीज नहीं रहेगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सभी की पॉइंट से आपको क्वेश्चन बनते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड को आई थिंक आप समझ लिए होंगे। इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा, हमने कहा था हम लोग लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे। लेवल ऑफ टीचिंग में हमने क्या कहा था, 3 होता है लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो सबसे पहला है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, दूसरा होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, और तीसरा होता है रिफ्लेक्टिंग लेवल ऑफ टीचिंग। तो हम लोग आज देखेंगे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, स्मृति स्तर का जो शिक्षण होता है इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, जब किसी लर्नर्स को अगर सिखाना है तो सबसे पहले उसको इस चरण से गुजरना पड़ता है। आप ऐसे समझिए, अगर किसी को कार चलाने सीखना है तो सबसे पहले उसको कार में ही सिखाइएगा तो वो उतना अच्छा से नहीं सीख पाएगा। लेकिन पहले से वो अगर बाइक सीखा हुआ है तो फिर कार चलाना उसके लिए आसान हो जाएगा। तो बस वही है, अगर लर्नर्स पहले मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग से जाएगा अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में तो वो अच्छे से समझेगा। अगर ये दोनों लेवल वो कर लेगा तब वो जाएगा रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में, तब वो और अच्छे से समझ लेगा। आप अचानक से किसी को रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में नहीं ले जा सकते हैं। जैसे अगर आप किसी को कार चलाने सिखा रहे हैं तो बाइक चलाने की उसको समझ होनी चाहिए, यानी उसके अंदर इतना समझ जरूर होता है जो बाइक चलाता है कि हमें जब गियर चेंज करना है तो क्लच को प्रेस करना है, क्लच को प्रेस करके हमें गियर चेंज करना है, ये इसके अंदर आइडिया रहता है। और यही थ्योरी जब वो कार चलाने जाता है सेम थ्योरी काम करता है। वहां भी उसको पता था क्लच है तो उसको आइडिया रहता है हम क्लच दबाएंगे तभी हम गियर चेंज करेंगे। यानी ये उसके अंदर कब आया, जब उसने बाइक चलाना सीख लिया। यानी मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग अगर वो अच्छे से कर लेगा तब वो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में अच्छा परफॉर्म करेगा, इसके बाद रिफ्लेक्टिंग लेवल ऑफ टीचिंग में और अच्छा परफॉर्म करेगा। ये सबसे स्टार्टिंग है, आपको स्टार्टिंग है, आरंभिक है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। आज इसको देखेंगे, इसके अर्थ को समझते हैं। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग नाम से स्पष्ट है, स्मृति स्तर का शिक्षण। इसमें सिर्फ मेमोराइज किया जाता है, याद कराया जाता है। ठीक है, इसके डेफिनेशंस को हम लोग देख लेते हैं, मीनिंग इसका क्या है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में जिन चीजों को मैं अंडरलाइन कर दूंगा ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, उनको देखिएगा। मेमोरी लेवल टीचिंग इज द लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। सबसे पहले लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग कौन है, ये लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है। टीचिंग का लोवेस्ट लेवल कौन है, तो मेमोरी लेवल, वेयर द मेन फोकस इज ऑन रिमेंबरिंग, चीजों को याद कराने, रिमेंबरिंग फैक्ट, इंफॉर्मेशन, डेट्स, डेफिनेशन एंड फॉर्मूला, जो भी हो सकता है। यानी मेन फोकस किस पे रहता है, रिमेंबरिंग, याद कराने पर मुख्य फोकस रहता है। तो सबसे लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, मेमोरी लेवल टीचिंग। यहां क्या करते हैं हम लोग, चीजों को याद कराते हैं ना, चीजों को क्या कराते हैं, याद कराते हैं। यानी कह सकते हैं कि स्मृति स्तर शिक्षण यह सबसे निचला स्तर है, शिक्षण का सबसे निचला स्तर है। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, विद्यार्थियों को केवल याद कराते हैं। निचला स्तर शिक्षण है जिसमें विद्यार्थी केवल याद करने की, विद्यार्थी से केवल याद करने की उम्मीद की जाती है, अपेक्षा की जाती है। ये आपका मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है। इसके डेफिनेशंस को अगर और अच्छे से हम समझेंगे तो यहाँ पर इसको कुछ पॉइंट्स के साथ समझते हैं इसके डेफिनेशंस को। यानी मेमोरी लेवल टीचिंग हेल्प स्टूडेंट स्टोर इंफॉर्मेशन इन मेमोरी। जब चीजों को याद करके उसके मेमोरी में हमको इंफॉर्मेशन डालना है, ठीक है, नॉलेज उसके मेमोरी में डाल देना, समझाना नहीं है, उसके अंदर नॉलेज डालना है। मेमोरी लेवल टीचिंग हेल्प स्टूडेंट स्टोर इंफॉर्मेशन इन मेमोरी।
इट डेवलप रोट लर्निंग, यहाँ पे रटने पर जोर दिया जाता है, जिसको कहते हैं रटंत विद्या। रटंत विद्या पे जोर दिया जाता है, ये भी जरूरी है। कुछ कुछ सब्जेक्ट में ये चीजें भी जरूरी होती है। रटंत विद्या, अगर आपको रटने की कैपेसिटी नहीं है तो कुछ सब्जेक्ट में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपको डेट वगैरह अगर याद नहीं कीजिएगा, है ना, ईयर याद नहीं कीजिएगा, अगर शासक का नाम याद नहीं कीजिएगा, उसके सीक्वेंस को याद नहीं कीजिएगा, तो फिर आपका नहीं हो पाएगा। आपके अंदर ये भी होना चाहिए। यानी यहाँ पर क्या होता है, इंफॉर्मेशन दिया जाता है मेमोरी में, और रोट लर्निंग को बढ़ा, यानी रटंत विद्या को बढ़ा, रटने की विद्या पर जोर दिया था। यानी हम कह सकते हैं इस स्तर पर सोचना, तर्क करना और विश्लेषण करना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, यहां पर करना नहीं होता। इस स्तर पर सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, चीजों को रटाते हैं, याद कराते हैं। यानी सोचना, तर्क करना और विश्लेषण करना इस मेमोरी लेवल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अगर इसके उद्देश्य को देखेंगे, ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, इसका उद्देश्य क्या होता है इस लेवल का, यहाँ जिस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है उसको देखते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है हमें कि फैक्ट्स को याद कराना। फैक्ट्स को क्या कराना, हमें याद कराना। इसके बाद डेफिनेशन, फॉर्मूला को याद कराना। डेट इवेंट, इन चीजों का नाम याद कराना, जो भी डेट इवेंट है हमें याद कराना है। इसके बाद उद्देश्य क्या है, ज्ञान का संचय, यानी स्टोरेज ऑफ नॉलेज। हमें नॉलेज को स्टोर करना है बच्चों के अंदर, हमारा ये इसका ऑब्जेक्टिव रहता है इस लेवल में। इसके नेचर को समझते हैं। नेचर यहाँ पे मुख्य रूप से टीचर ओरिएंटेड होता है, टीचर सेंटर्ड होता है। तो यानी इसका जो नेचर है, सबसे पहला कि ये टीचर सेंटर्ड रहता है, शिक्षक केंद्रित है। बुकिश नॉलेज, किताबी नॉलेज यहाँ पर ज्यादा दिया जाता है, क्योंकि विश्लेषण तर्क कुछ करना है नहीं, तो बाद बाकी नॉलेज का कोई जरूरत नहीं है। रिपीटेशन बेस्ड लर्निंग होता है, चीजों को बार बार रिपीट करा जाता है, क्योंकि याद तभी होगा, कोई चीज तभी रटा जा सकता है जब उसको बार बार रिपीट हो। नो क्रिएटिविटी इन्वॉल्व, यहाँ पर कोई भी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व नहीं रहता है। इसके नेचर को हम क्या क्या कर सकते हैं, यह टीचर सेंटर्ड होता है। बुकिश नॉलेज यहाँ पे दिया जाता है, एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं दिया जाता है। यानी बुकिश नॉलेज को हम लोग क्या करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं ताकि वो मेमोराइज रहे, दिमाग में याद रहे। एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं रहती है, ये इसका नेचर है। ठीक है, अगर यहाँ पर रोल देखेंगे, रोल क्या होता है, रोल किसका रोल क्या होता है, टीचर का रोल क्या होता है और स्टूडेंट का रोल क्या होता है। इस प्रकार के लेवल ऑफ टीचिंग में टीचर का रोल क्या होता है, टीचर क्या करता है और स्टूडेंट क्या करता है। तो सब टीचर क्या करता है, टेल फैक्ट्स, वह चीजों को बताता है, क्योंकि टीचर सेंटर्ड ये इसका नेचर ही है। तो टीचर आके अपने फैक्ट्स को बता देता है, फिर क्या करता है, एक्सप्लेन करता है और डिटेल में उसको एक्सप्लेन करता है, वर्णन करता है डिटेल में। अगर ये चीजें हो जाती है दोनों, इसके बाद बच्चे को याद हुआ कि नहीं, इसके लिए रिपीट इंफॉर्मेशन करता है, चीजों को फिर से रिपीट कराता है। जब ये तीनों चीजें हो जाती है, ठीक है, ये तीनों चीजें हो जाती है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, माने टेल फैक्ट्स, जो फैक्ट्स बताना था उसने कह दिया, एक्सप्लेन कर दिया, फिर उसको रिपीट कर दिया इन्फॉर्मेशन को। इसके बाद फिर वो शॉर्ट क्वेश्चन की ओर चले जाते हैं। ठीक है, आप शॉर्ट क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन जो सीधे 1 वर्ड या 2 वर्ड्स के होते हैं, वो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं। अब इसमें स्टूडेंट का क्या रोल होता है, ठीक है, स्टूडेंट इसमें क्या करता है, स्टूडेंट को करना क्या है, याद करना है, मेमोराइज करना है। तो चीजों को अच्छे से उसे सुनना होता है, लिसन केयरफुली, उसे अच्छे से चीजों को सुनना होता है। मेमोराइज कंटेंट, जो कंटेंट दिया जाता है उसको उसे याद करना होता है। रिकॉल इंफॉर्मेशन, इसके बाद जो चीजें वहां पर शॉर्ट क्वेश्चन में फिर पूछे जाता है टीचर के द्वारा, उसको वो रिकॉल करके बताता है। रिकॉल इंफॉर्मेशन, वो चीजों को फिर से रिकॉल करता है, फिर से याद करता है और बताने का प्रयास करता है। ये स्टूडेंट का इसमें रोल होता है। अगर हम इसको देखेंगे तो किस प्रकार से कौन कौन से टीचिंग मेथड यहाँ पर अपनाए जाते हैं पढ़ाने के तरीके में, इस लेवल ऑफ टीचिंग में, इसको अब हम लोग देखेंगे कि टीचर यहाँ कौन कौन सा यहाँ प्रोसेस है ना, कौन कौन सा प्रोसेस वो आपको यहाँ पर टीचर कौन कौन सा प्रोसेस उसको कौन कौन सा वो प्रोसेस यहाँ पर अपनाता है, कौन कौन सा मेथड को वो यूज करता है। तो देखिए टीचिंग मेथड में वो क्या करता है, अब लेक्चर मेथड का यूज करता है, चीजों को लेक्चर के रूप में बताता है।
फिर उसको रेसिटेशन यानी 100 स्वर पाठ कराता है, जैसे वो अपना लेक्चर दे दिया। एक बार टीचर क्या किया, अपना लेक्चर दे दिया, जो उसे फैक्ट बताना था उसने बता दिया। फिर उसको रेसिटेशन कराता है, 100 स्वर जिसको पाठ बोलते हैं, यानी टीचर के साथ स्टूडेंट भी बोल रहा है, टीचर के साथ स्टूडेंट भी बोल रहा है। और फिर क्या कराता है, उसका प्रैक्टिस करा देता है, प्रैक्टिस करा देता है, यानी फिर से उसे पूछ लेता है, ठीक है। या अगर उसको पूछने का अगर होगा तो या तो क्वेश्चन आंसर में पूछ देंगे, ठीक है, या तो वो क्वेश्चन आंसर में पूछ देंगे या फिर फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में पूछ देंगे। तो ये उसका मेथड होता है टीचिंग का इस लेवल में। अगर हम क्लासरूम एक्टिविटी की बात करें, क्लासरूम में कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, इसमें क्लासरूम में कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, तो सबसे पहला होता है कि बच्चे क्या करेंगे, याद करके उत्तर देंगे, ठीक है। बच्चे क्या करेंगे, याद करके उत्तर देंगे, जो चीजें बताई गई उसको वो याद करके उत्तर देंगे। और दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स दिया जा सकता है, टीचर क्या करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में वन लाइनर पूछ देंगे। मान ले लिख दिया जाएगा भारत की राजधानी डैश है, तो बच्चे भरेंगे न्यू दिल्ली। इस प्रकार का फिल इन द ब्लैंक्स दिया जाएगा। वन वर्ड आंसर दिया जाएगा, पूछ दिया जाएगा भारत की राजधानी कहाँ है, सीधे तो न्यू दिल्ली बताएंगे। वन वर्ड क्वेश्चंस भी दिया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी यहाँ पर दिया जा सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी क्लासरूम में दिया जा सकता है। अभी हम लोग क्या देख रहे थे, ये क्लासरूम का एक्टिविटी क्या होता है, क्लासरूम एक्टिविटी। अब है कि इस प्रोसेस में इवोल्यूशन का क्या कौन कौन सा प्रोसेस होता है, यानी मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में इवोल्यूशन कैसे किया जाता है। तो रिटन टेस्ट के पर भी हो सकता है, जैसे हमने बताया कि वन वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन है ना, वन लाइनर क्वेश्चन दिया जा सकता है। रिटन टेस्ट भी हो सकता है, ऑरल टेस्ट भी हो सकता है। यानी इवोल्यूशन यानी मूल्यांकन के कौन कौन से तरीके होंगे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में, तो सबसे पहला रिटन टेस्ट भी हो सकता है, ऑरल टेस्ट भी हो सकता है, एमसीक्यू बेस्ड भी हो सकता है, और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी हो सकता है। ये 4 तरीके हैं इवोल्यूशन के इस लेवल ऑफ टीचिंग में। बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझना है, बहुत ज्यादा किताबी लैंग्वेज हम आपको लेके नहीं जा रहे, ठीक है। अब इसका लाभ क्या होता है, इस लेवल ऑफ टीचिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसको देखेंगे। इसमें क्या होता है, इजी टू टीच, पढ़ाना आसान होता है, सीधे आके बोल देना है, कंटेंट को बता देना है। इससे क्या होता है, समय बचता है, कोई क्रिएटिविटी कराना है नहीं तो समय बिल्कुल बचेगा, चीजें फैक्ट को रटा देना है, बच्चे रट लेंगे, समझना है नहीं, रटना है बस, यानी समय इसमें बचता है। यूजफुल फॉर बिगिनर, जो बिगिनर्स होते हैं उसके लिए यूजफुल होता है, उसका इससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। मान लीजिए कि छोटा बच्चा है, आप देखिए उसका अल्फाबेट का नॉलेज नहीं है, लेकिन वो बड़ा बड़ा राइम्स रट लेता है। जब वो राइम्स रट लेता है, किसी को सुनाता है ना, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है ना, उसको थोड़ा अच्छा लगता है, क्लैपिंग होता है, उसको शाबाशी मिलता है, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसलिए बिगिनर्स के लिए थोड़ा उसको मोटिवेशन मिलता है, इसलिए इसमें कुछ इसको दिमाग लगाना नहीं, सीधी चीजों को रट लेना है। और जो बच्चे होते हैं छोटे, थोड़ा स्टार्टिंग में आप चीजों को अच्छे से रट भी पाते हैं, है ना, रटने का कैपेसिटी भी रहता है, तो यूजफुल फॉर बिगिनर्स होता है। हेल्पफुल फॉर फैक्चुअल ऑफ सब्जेक्ट, जो फैक्चुअल सब्जेक्ट है उसके लिए उसको एक प्रकार से अच्छा प्रैक्टिस मिल जाता है, प्लेटफॉर्म मिल जाता है, ताकि जब फैक्चुअल सब्जेक्ट उसके जिंदगी में आए आगे तो उसको वो याद करने का अभ्यस्त रहे। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं हैं, इसका कुछ लिमिटेशन है, उस लिमिटेशंस को भी हमें नहीं भूलना है। लिमिटेशंस में क्या है, नो क्रिटिकल थिंकिंग, जरूरी है आगे आपको एक अच्छा नॉलेजेबल इंसान बनने के लिए। नो प्रॉब्लम सॉल्विंग, या प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं कराया जाता है। लर्निंग इज टेम्पररी, कहते हैं ना रटन विद्या ज्यादा देर नहीं टिकता है। आप अगर रट के कर रहे हैं तो आपकी मेमोरी में जितना जल्दी आता है उतना जल्दी निकल भी जाता है। आप चीजों को अगर समझ लेते हैं वो तो आपके दिमाग में अस्थायी रूप से सेट हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या है, लर्निंग इज टेम्पररी, आप सिर्फ रट रहे हैं तो वो टेम्पररी रहेगा। क्रिएटिविटी इग्नोर्ड, ये इसकी सीमाएं हैं। नो क्रिटिकल थिंकिंग, नो प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग इज टेम्पररी, क्रिएटिविटी इग्नोर्ड, ये इसका लिमिटेशंस है। यानी ये लिमिटेशंस के बावजूद भी ये आज भी जरूरी है, ठीक है, ये आज भी जरूरी है। अब अगर इसको एग्जाम्पल में देखें हम किस प्रकार का टीचिंग यहाँ पे होता है, तो कुछ एग्जाम्पल के रूप में हम लोग यहाँ दे सकते हैं। पूछा जाएगा भारत की राजधानी क्या है, 1861 में क्या हुआ था, शिक्षा की परिभाषा लिखिए। ये सब जो है ना, ये सब के लिए क्या चाहिए, आपको नॉलेज में ये फैक्ट रहनी चाहिए, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। अगर नॉलेज में आपका फैक्ट नहीं है तो फिर आंसर आप नहीं दे पाएंगे, ठीक है। अगर इसके हम की पॉइंट को देखेंगे, ठीक है, अगर इसके हम लोग की पॉइंट्स को देखेंगे, पूरा
टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा जो हमने पढ़ा अभी मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का पूरा का की पॉइंट अगर देखिएगा, ये मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, तो इसके अंतर्गत ये सभी चीजें पाई जाएगी, ये सभी चीजें पाई जाएगी। यहाँ पर हमने 5 पॉइंट बनाए जिसको कीवर्ड कहते हैं इससे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का। सबसे पहले लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग जो हमने अंडरलाइन किया, याद रखिएगा उसको, ये लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है। टीचिंग का सबसे लोवेस्ट लेवल क्या है, तो मेमोरी लेवल। रोट लर्निंग यानी रटने पर जोर, रिकॉल बेस्ड चीजों को बार बार दोहराना, है ना, चीजों को बार बार दोहराना, बार बार उसको बोलना, रिकॉल कराना, रिकॉल बेस्ड। टीचर सेंटर, जब चीजों को याद ही कराना है तो स्टूडेंट को मौका कहाँ है, टीचर ही उसको बार बार दोहराएगा, सस्वर पाठ कराएगा, ठीक है, तो टीचर सेंटर है। नॉलेज स्टोरेज, यहाँ पे नॉलेज का स्टोर होता है। तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में ये 5 चीजें पाई जाती है, लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, रोट लर्निंग, रिकॉल बेस्ड, टीचर सेंटर और नॉलेज स्टोरेज, या नॉलेज को क्या करते हैं हम लोग, स्टोर करते हैं। अगर इसको हम 1 लाइन में समझने का प्रयास करें मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को, तो फिर इसको मैं ऐसे कर सकते हैं, एक लाइन में डिफरेंस को पूरा हम इसको समराइज करते हैं। मेमोरी लेवल टीचिंग फोकस ऑन रिकॉल, मेमोरी लेवल टीचिंग फोकस ऑन रिकॉल एंड मेमोराइजेशन ऑफ नॉलेज, मेमोराइजेशन ऑफ नॉलेज विदाउट अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन, विदाउट अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन, यानी फोकस किस पे रहता है, रिकॉल और मेमोराइजेशन पे, ठीक है। तो ये था आप सभी के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का पहला क्लास, और जहां पर हमने देखा टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट सेशन, और जहां पे टीचिंग एप्टीट्यूड को समझा, साथ ही पहला जो टीचिंग का लेवल है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, उसके बारे में जाना। इसके अलावा साथियों, अगर आपको पता ही है कि जेपीएससी ने एग्जाम डेट अनाउंस कर दिया है, और आपका एग्जाम कब होना है, एग्जाम 29 मार्च को होना है, यानी अभी आपके पास मिला जुला के आज तक हम गिने 80 डेज है। अगर आपने कहीं भी क्लासेस नहीं लिए तो एग्जाम फाइटर नंबर पे क्लासेस चल रही है। क्लासेस के लिए क्या करना होगा, आप देखिए हमारे पास क्लासेस है, जेट पेपर 1 का, जेट पेपर 2 वगैरह बहुत सारी क्लासेस चल रही है। आप जिस भी क्लासेस में जेट का एडमिशन लेना चाहें ले सकते हैं। और इसके अलावा एक चीज कहना चाहेंगे, आपको अगर अभी भी क्लासेस आपने नहीं लिया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, यहाँ हमने अपने एप्लीकेशन एग्जाम फाइटर नंबर का लिंक दे दिया है। इसको आपको क्या करना साथियों, डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर स्टोर सेक्शन पे जाइएगा, STORE स्टोर सेक्शन पे जाइएगा, वहां पर आपको ये इतनी सारी क्लासेस दिखने लगेगी। वहां पर आप देख लीजिएगा जेट पेपर 1 का क्लास, जेट पेपर 2 जो भी सब्जेक्ट है उसमें आप इंटर ले सकते हैं। और अभी भी 80 डेज कम नहीं होता है, आप अभी भी जुड़ जाइए, तैयारी आपका शानदार होगा, क्योंकि पता है बहुत टफ होने वाला है। 6% ही रिजल्ट आना है, आपको पता है, और कम से कम यहाँ 2 लाख, मैं कह रहा हूँ उसे 2 लाख प्लस फॉर्म गिरा होगा, ठीक है। और यहाँ पे रिजल्ट कितना होगा, 6%, यानी 2 लाख में 6% कितना हो गया, 12,000। 2 लाख बच्चों में से आपको 12,000 में आना है, ठीक है। ये उतना भी आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, तो बिल्कुल सीरियस तरीके से रहिए। हम फरवरी 2026 तक में सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, मार्च में सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट चलेगा। तो चलिए साथियों, इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने में कहीं प्रॉब्लम हो, आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं सीधे। हमारा नंबर है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, 7541840154। इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या हो कोर्सेज से जुड़ा हुआ, आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए साथियों, फिलहाल इस वीडियो में इतना है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।